4 जून 1974 को जुल्फकार अली भुट्टो जब असेंबली में तकरीर करते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। 2 जुल्फकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। और ये कहते हैं स्पीकर साहब, असेंबली में मौजूद तमाम पार्लियामेंट के अरकान ने आइन पर दस्तखत किए हैं और ये एक मुतफिक का आइन है। जब ये बात कहते हैं कि ये एक मुतफिक का आइन है, तो अहमद रजा कसूरी स्पीकर साहब को मुखातिब होकर कहते हैं, स्पीकर साहब, रत्तू डेरो के जो फाजिल मेंबर हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मैंने आइन पर दस्तखत नहीं किए। ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुतफिक का आइन है? जब ये बात जुल्फकार अली भुट्टो सुनते हैं, बौखला जाते हैं और स्पीकर में ये अल्फाज बोलते हैं और इन अल्फाज की बना पर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी होती है। जुल्फकार अली भुट्टो क्या कहते हैं? आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस मैन, ही इज एब्सोल्यूट पॉइजन, वी विल नेवर टॉलरेट हिम एनीमोर। यानी मैंने इस शख्स को बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब ये शख्स मुझे जहर लगता है, मैं इस शख्स को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करूंगा असेंबली में। जब ये बात जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं और इसके बाद एक बहुत बड़ी धमकी देते हैं, ये वो धमकी थी नाज़रीन जो जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का सबब बनी। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे अहमद रजा कसूरी कौन है। अहमद रजा कसूरी वो वाहिद शख्स थे जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का जो सबब बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको जुल्फकार अली भुट्टो की कहानी बताएंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो किस तरीके से फांसी पर लटकाए गए, कौन कौन शख्स इसमें मुलव्वस था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि जनरल जिया ही सिर्फ मुलव्वस थे? जनरल जिया के अलावा अमेरिका, चीन और सऊदी अरब भी इन्वॉल्वमेंट थे। क्या जुल्फकार अली भुट्टो जब फांसी पर लटक गए थे, इसके बाद पाकिस्तान की तारीख में ऐसी क्या खलबली सी पैदा होगी कि पूरी दुनिया के सियासतदान ये बात सोचने पर मजबूर हो गए कि कौन सी ऐसी वजह थी जिस बिना पर जनरल ने, जियाउल हक ने भुट्टो का कत्ल किया। कहानी का जो मेन रोल है वो अहमद रजा कसूरी है। अहमद रजा कसूरी किस तरह जुल्फकार अली भुट्टो से मुलाकात करते हैं, किस तरह जुल्फकार अली भुट्टो अहमद रजा कसूरी को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। यह वक्त होता है जब जनरल अयूब खान के दौर में जुल्फकार अली भुट्टो इस्तीफा देकर लाहौर में आते हैं और लाहौर में जब ट्रेन के जरिए आते हैं तो ये वाहिद शख्स अहमद रजा कसूरी जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो की नुमाइंदगी करते हैं। जब भुट्टो एक शख्स को देखता है जो जुल्फकार अली भुट्टो के नारे लगा रहा है, भुट्टो भुट्टो के नारे लगा रहा है, तो भुट्टो अपने साथी से पूछता है कि ये कौन शख्स है, इस शख्स से मेरी मुलाकात करवाई जाए। तो बाद में पता चला है कि ये अहमद रजा कसूरी हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो ये कहते हैं कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन करें, मैं आपको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहता हूं। अहमद रजा कसूरी कसूर से जीत तो जाते हैं लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो जीत नहीं पाते। जुल्फकार अली भुट्टो का मुकाबला शेख मुजीबुर रहमान से होता है। शेख मुजीबुर रहमान मेजोरिटी के अंदर होते हैं। अगर जुल्फकार अली भुट्टो की बात की जाए तो जुल्फकार अली भुट्टो मिनोरिटी में होते हैं। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, তারা আমাদের ভাই। আমি বলেছি তাদের কাছে এই কথা। इस बजिद की वजह से अब यह फैसला हुआ कि पार्लियामेंट का इजलास कहां पे होगा। क्या पार्लियामेंट का इजलास मशरकी पाकिस्तान में होगा या मगरबी पाकिस्तान में होगा? शेख मुजीबुर रहमान ऐलान करते हैं और यह कहते हैं कि देखिए, सबसे ज्यादा सीटें जो है मैंने जीती हैं, आप जो है पार्लियामेंट का इजलास हम ढाका में मुनक्किद करेंगे। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ये ऐलान करते हैं और कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर मगरबी पाकिस्तान में जाता है तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। भुट्टो की जो धमकी है अहमद रजा कसूरी को किसी काम नहीं आती और जब वापस भुट्टो के पास अहमद रजा कसूरी आते हैं तो भुट्टो अहमद रजा कसूरी को कहते हैं कि आप इस्तीफा दें, आपने पार्टी की वायलेशन की है, आपने इजलास में नहीं जाना था जब मैंने आपको मना किया था। तो अहमद रजा कसूरी बड़े कमाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं भुट्टो को, भुट्टो साहब, मैं अगर कसूर से जीता हूं ना तो मैं पीपल पार्टी की बदौलत नहीं जीता, मैं खुद फेमस था, मैं खुद कसूर के अंदर इलेक्शन जीता हूं, आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं इस्तीफा दूं? इसके बाद नाज़रीन एक जंग शुरू होती है और पाकिस्तान अलहदा हो जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो ये ऐलान करते हैं और ये कहते हैं कि अब जो मुल्क की नुमाइंदगी करूंगा वो सिर्फ मैं करूंगा, और जनरल याहिया खान को जो है उनके घर के अंदर जो है नजरबंद कर देते हैं और सदर की सीट संभाल लेते हैं। जब सदर की सीट संभालते हैं तो सबसे पहला आइन पास करते हैं 1973 का। 1973 में जब जुल्फकार अली भुट्टो बिल पास करवाते हैं और पार्लियामेंट में ये खिताब करते हैं कि पार्लियामेंट में तमाम मौजूदों ने आइन पर दस्तखत किए हैं, लेकिन वो वाहिद एक शख्स अहमद रजा कसूरी और 2 इसके अलावा होते हैं जो पार्लियामेंट में आइन पर दस्तखत नहीं करते, और बाकायदा तौर पे वो वाहिद अहमद रजा कसूरी होता है जो ढीठ बनकर पार्लियामेंट के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो का मुकाबला करता है, उनकी बातों का, उनकी धमकी का। इसके बाद नाज़रीन अहमद रजा कसूरी पे हमले शुरू हो जाते हैं और अहमद रजा कसूरी को अपनी जान पड़ जाती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं,
लेकिन अहमद रजा कसूरी जो है भुट्टो की धमकी में नहीं आते और इसके बाद पार्टी को छोड़ के पार्टी इस्तिकलाल में शामिल हो जाते हैं। लेकिन 5 माह बाद 19 नवंबर 1974 को अहमद रजा कसूरी जब एक शादी से वापस आ रहे होते हैं, शादमान से वापस निकलते हैं और शादमान के करीब शाह जमाल के राउंड अबाउट की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ झत्ता, कुछ मुसल्लत अफराद जो हैं फायरिंग कर देते हैं कार पे। तो अहमद रजा कसूरी के साथ अहमद रजा कसूरी के बाप, उनकी वालिदा और उनके ड्राइवर और एक अहमद रजा कसूरी, 4 लोग मौजूद होते हैं। अहमद रजा कसूरी जो है अपना सर नीचे करके ड्राइव कर रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से राउंड अबाउट से आगे शाहजमाल से निकलकर एफसी कॉलेज की तरफ पहुंच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कहीं बच जाऊं। और इतनी ज्यादा गोलियों के पीछे बुड़छाड़ होती है कि अहमद रजा कसूरी के बाप को गोली लग जाती है। जब अहमद रजा कसूरी के बाप को गोली लगती है तो अहमद रजा कसूरी बौखला जाते हैं। उनकी मां अहमद रजा कसूरी को बार बार ये कह रही है कि बेटा होश के नाखून लो, अपना होश ना खो बैठो, आप इस तरीके से करो, किसी ना किसी तरीके से एफसी कॉलेज का पुल क्रॉस करके यूएससी चले जाएं। यानी यूएससी यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, गुलबर्ग के अंदर, वहां पे चले जाएं। इसके बाद ड्राइवर जो है बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि कहीं वो ग्रोह दोबारा फिर हमला ना कर दे। जैसे ही अहमद रजा कसूरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो अहमद रजा कसूरी 3 लोगों को कॉल करते हैं। सबसे पहले वो अपने भाई को कॉल करते हैं और भाई को कहते हैं, भाई अहमद रजा मैं बोल रहा हूं और वालिद को गोली लग गई है। इसके बाद डॉक्टर को कॉल करते हैं, न्यूरोसर्जन को, कि आप मेरे वालिद को आके बचाएं। इसके बाद पुलिस पे कॉल करते हैं, एसएसपी को। जैसे ही पुलिस को कॉल करते हैं एसएसपी को, पुलिस की नफरी जो है वो गुलबर्ग हॉस्पिटल में यूएससी के करीब आ जाती है। जैसे यूएससी के करीब आती है तो वहां इचरे थाने का एसएचओ जाकर अहमद रजा कसूरी से पूछता है कि अहमद रजा कसूरी आप मामलात बताएं, आपके साथ क्या हुआ है, आप क्या कर रहे थे। तो अहमद रजा कसूरी कहते हैं कि मैं ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था और पीछे से हमला हो गया। तो वो कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो अहमद रजा कसूरी कहते हैं बिल्कुल एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। तो एफआईआर जब दर्ज करवाई जा रही होती है तो एसएचओ की पेंसिल जमीन के नीचे गिर जाती है डर के मारे कि क्या मैं जुल्फकार अली भुट्टो जो इस वक्त के वजीर आजम है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूं, हाउ इट्स पॉसिबल। एसएचओ उठ के वापस चले जाते हैं। जैसे एसएचओ उठ के वापस चले जाते हैं तो इसके बाद वहां पे एसएसपी, आईजी और कमिश्नर साहब भी पहुंच जाते हैं। एसएसपी और आईजी बार बार अहमद रजा कसूरी को यह बात कहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में देखें, आप चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने हमला किया हो, कहीं और से दुश्मनी हो। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है सिवाय जुल्फकार अली भुट्टो के, आप सब लोगों को पता है। मैंने अगर एफआईआर दर्ज करवानी है तो जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पे करवानी है। लेकिन नाज़रीन, जब ये बात कहते हैं तो सर्जन अहमद रजा कसूरी के पास आते हैं और अहमद रजा कसूरी को कहते हैं कि आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए, आपके वालिद जिंदा नहीं रहे। तो जब ये बात अहमद रजा कसूरी को पता चलती है तो अहमद रजा कसूरी सामने एक डंडा देखते हैं और सबसे पहले एसएसपी को मारते हैं बैक पे और कहते हैं चले जाओ, आप होते कौन हो कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करे। इसके बाद अहमद रजा कसूरी ये कहते हैं कि जैसे ही मैंने डंडा मारा तो एसएसपी और आईजी पुलिस जो है वो वापस जाते हैं और पीछे से कॉल करते हैं और जुल्फकार अली भुट्टो को बार बार ये कह रहे होते हैं कि आपका नाम लिया जा रहा है और वो बाजिद हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो इतने ज्यादा मगरूर हुए पड़े थे उस वक्त, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एफआईआर आप नाम लिखते हैं, मेरा नाम लिखते हैं, एफआईआर लिखते हैं ताकि आप जान छुड़वाएं। लेकिन नाज़रीन, एफआईआर कितनी इंपॉर्टेंट है, यहां आज हम आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट पाकिस्तान के मुतालिक बताते हैं, हिस्ट्री के मुतालिक। इमरान खान पर जब गोलियां चलाई गई, इमरान खान 2 लोगों पे एफआईआर करने वाले थे। सबसे पहले एफआईआर इमरान खान ने कहा कि मैं एक्स आर्मी चीफ के ऊपर करना चाहता हूं और दूसरे उस वक्त के वज़ीर आज़म पे करना चाहते थे। लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर इस वजह से दर्ज नहीं हुई क्योंकि एफआईआर का जो हवाले मतन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस वक्त अगर एफआईआर दर्ज हो जाती तो बाद में जिन लोगों का इक्तदार छिन जाता है तो वही जुल्फकार अली भुट्टो जैसा केस होता। आज भी वो बात याद आती कि क्यों पाकिस्तान में जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था तो इमरान खान ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो क्यों इन 2 शख्स पे दर्ज नहीं। वो सेम कहानी वही थी, वो लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जैसा केस ना बन जाए। एफआईआर पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट है। जुल्फकार अली भुट्टो अहमद रजा कसूरी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपका कत्ल नहीं किया, आपके बाप को नहीं मारा, आप जिस तरीके से चाहें आप अदालत में अगर पिटीशन दायर करें, आप केस फाइल करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। एक जस्टिस शफीउर रहमान जो हैं उस वक्त के जज साबित होते हैं और अहमद रजा कसूरी अपना मामला जस्टिस शफीउर रहमान के पास पहुंचा देते हैं। कुछ ही मंथ के बाद एक भयानक रिपोर्ट जारी होती है, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती। जब अहमद रजा कसूरी को ये बात पता चल गई, अहमद रजा कसूरी को ये पता चल गया कि जुल्फकार अली भुट्टो जब तक इक्तदार में है मैं कभी भी जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं, मैं तो केस हार जाऊंगा, मैं केस लड़ ही नहीं सकता।
क्योंकि जब रिपोर्ट ही जारी नहीं होती तो अहमद रजा कसूरी ये होप खत्म कर बैठते हैं कि अब जुल्फकार अली भुट्टो का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन नाज़रीन, कुदरत खुदा की कैसी हुई, जुल्फकार अली भुट्टो का इक़्तिदार छिन जाता है। माशाल्लाह लग जाता है जनरल ज़ियाउल हक जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत गिरा देते हैं और जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत 5 जुलाई 1977 को गिरा दी गई। और किस बिना पर गिराई गई नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं जो जनरल ज़ियाउल हक अक्सर बताते थे। हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं, बाज हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। वो कहते थे कि जो 1977 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में बहुत ज्यादा धांधली हुई है, लोग एतबार नहीं करते थे, भुट्टो ने माशियत को खत्म कर दिया है। जो दूसरा मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते थे, वो बताते थे कि जुल्फकार अली भुट्टो के पास, मेरे पास ऐसे शवाहिद हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो सोवियत यूनियन में जाना चाहते थे। ये वाहिद मेन वजह थी जो अमेरिका ने साथ नहीं दिया जुल्फकार अली भुट्टो का। अगर अमेरिका चाहता, जुल्फकार अली भुट्टो बच जाता। जब जनरल अयूब खान इक़्तिदार संभालते हैं, इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे पहला केस जो है ये अहमद रजा कसूरी वाला ही उठाते हैं और इसके बाद ये बात कहते हैं कि अब ये वो वाहिद केस होगा जो भुट्टो को इबरत का निशान मैं बनाऊंगा। जनरल ज़ियाउल हक का जैसे ही दौर आता है तो जनरल ज़ियाउल हक एक जो पैरामिलिट्री फोर्स जो भुट्टो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो भुट्टो ने एक फोर्स बनाई थी कि जितने भी संगीन इल्जाम होते हैं वो फोर्स डील करेगी, वो फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स को ज़ियाउल हक खत्म करके FIA के केस हवाले कर देते हैं। जैसे ही केस हवाले करते हैं तो FIA के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अब्दुल खालिक, उनको इस बात का शक होता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स थी वो वाहिद फोर्स थी जिनकी बना पर भुट्टो जो है वो उछलता था और इन फोर्सेस के जो अफसरान हैं उनको सबसे पहले पकड़ा जाए। मार्शल लॉ के 20 दिन बाद डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक जो पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ अफसरान हैं उनको पकड़ लेते हैं और तफ्तीश में ये कहते हैं कि मुझे शक है कि इन लोगों ने अहमद रजा कसूरी के बाप का कत्ल किया है। उन शख्स में जो सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है वो सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिकार अहमद से इस केस के मुतालिक तफ्तीश होती है। मसूद महमूद एक और शख्स थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये शख्स वो वाहिद शख्स थे जो वादा गवाह माफ बने, जिन्होंने ये एतराफ़ जुर्म किया कि भुट्टो ने मुझे कहा था कि जो अहमद रजा कसूरी हैं वो मुल्क दुश्मन है, वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस शख्स को जहन्नम वासिल कर दिया जाए, इस शख्स को मार दिया जाए। और ये बात जो है तफ्तीश जो है जब जज के सामने पेश की जाती है और गवाह बनाए जाते हैं तो जज इस बिना पर जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल कर देते हैं। जैसे ही मार्शल लॉ लगता है, जैसे ही जनरल अयूब खान का दौर आता है तो अयूब खान जो है सबसे पहले इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं और बताया जाता है कि झूठे गवाह थे। इनके ऊपर बाकायदा तौर पर 20 दिन ये आर्मी के सेल में रहे हैं और बाकायदा इनके ऊपर तफ्तीश की गई क्योंकि उस वक्त तो मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ के अंदर आर्मी के सेल थे। तो ये इल्जाम लगा जाता है कि इन लोगों ने जो है बाकायदा तौर पे जो है गवाह बने और गवाह बनने के बाद भुट्टो का जो है वो कत्ल किया। लेकिन नाज़रीन इनके पीछे दो फैक्ट्स थे, दो कहानी थी। जब आपके पास इक़्तिदार आता है तो आप क्या करते हैं, जब किसी और शख्स के पास इक़्तिदार जाता है तो वो क्या करता है। जब जुल्फकार अली भुट्टो के पास इक़्तिदार आया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार में आकर क्या किया, सबसे पहला जुल्फकार अली भुट्टो ने शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं करने दी, खुद हुकूमत में आया क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की सबसे ज़्यादा सीटें थी, जुल्फकार अली भुट्टो की कम सीटें थी। इसके बाद जो मेन बात थी, जुल्फकार अली भुट्टो को यह पता था कि इस वक्त मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो अलग आजाद हो गए हैं और आर्मी की वजह से हारे गए हैं क्योंकि इंडिया ने जब जंग की थी तो मगरबी पाकिस्तान अलग हो गया था, आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो आर्मी कभी भी मार्शल लॉ लगा नहीं सकती थी। तो जो भुट्टो था उसने फैसला किया सबसे पहले जो है वो आर्मी को कंट्रोल किया। आर्मी के अंदर 40 अफसरान जो बहरी फौज के थे, जो फिजाइया के थे, जो अफवाज के थे, उनको बाकायदा तौर पे इस्तीफा देके कहा कि आप वापस चले जाएं, हमें आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए, आज के बाद आप काम नहीं करेंगे। और रीजन क्या बताइए कि आप मोटे हो गए हैं। ये नाज़रीन इक़्तिदार जब आपके पास आता है तब आप क्या करते हैं। इसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने एक जो सबसे बड़ी गलती की वो जनरल गुल हसन को अपने पास रखा और यह कहा कि आपने आर्मी को कंट्रोल करना है। लेकिन जनरल गुल हसन ने जब भुट्टो की बात नहीं मानी तो जनरल गुल हसन को बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया गया और यह कहा कि आप जो है वो इस्तीफा देके चले जाए और जनरल तका खान की जो हुकूमत आ जाती है। लेकिन नाज़रीन जब आपके पास इक़्तिदार होता है तब आप किस तरीके से काम करते हैं। आज जो कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं, वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए जाते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक इतने ज्यादा चापलूसी करते थे भुट्टो की, भुट्टो ने इस बात पे ये अमायद किया होगा कि ये शख्स जो है ये कैसे जो है मार्शल लगा सकता है। लेकिन आज सवाल यहां पे ये आता है कि पाकिस्तान के हालात किसने आज पैदा किए, किसकी वजह से मुल्क
2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। तो आज आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान अगर 2 मुल्क में डिवाइड हुआ था तो वो एक शख्स था, वो भुट्टो था, जो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं आनी थी, इसकी वजह से मुल्क डिवाइड हो गया। होपफुली नाज़रीन आज आपको हमारी कुछ इंफॉर्मेशन और स्पेशली कहानी भुट्टो की समझ आई होगी कि एक्चुअल में क्या कहानी थी, किस बिना पर भुट्टो को कत्ल किया गया। होपफुली अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।